तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका अगला टॉपिक। नेक्स्ट ट्रेंड पढ़ा रहा हूं, उसका नाम है एटमाइजेशन एंथैल्पी। क्या नाम है? ट्रेंड पढ़ रहे थे ना लास्ट क्लास में, ट्रेंड्स। तो उस ट्रेंड्स में हमारा ट्रेंड क्या है? सेकंड ट्रेंड है एटमाइजेशन एंथैल्पी। ये एटमाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, आपको ये वाली बात समझाता हूं मैं। जैसे कि आपको पता है कि सॉलिड है कोई, मान लो आयरन मेटल है, आयरन मेटल की आपने रॉड ली, तो वो रॉड जो है उसमें आयरन जो एटम है वो सारे चिपके चिपके हैं, और वो इतने चिपके हुए हैं कि उन्होंने मेटल मेटल बॉन्ड बना रखा है, पास पास है। अब मेरे को इनको इतना हीट करना है कि पहले तो ये हीट होके कन्वर्ट होंगे लिक्विड में, उसके बाद ये कन्वर्ट होंगे किसमें? गैस में। तो जब ये गैस में कन्वर्ट होंगे तो इसका एक एटम दूसरे एटम से काफी दूर होगा। समझ रहे हो बात को? बोलो। तो गैसियस स्टेट में एटम अलग अलग करने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड एटमाइजेशन एंथैल्पी। तो एटमाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू convert any solid liquid, ठीक है, और गैसियस मॉलिक्यूल इनटू इट्स गैसियस एटम। गैसियस क्या? एटम में। ये आपको गैसियस मॉलिक्यूल का एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मैं कहूं आयरन सॉलिड था बहुत सारा, आपने उसको हीट किया, वो किसमें चला गया? आयरन गैस में। तो जो एनर्जी लगी होगी उसे क्या बोलूंगा? एटमाइजेशन एंथैल्पी। एटमाइजेशन एंथैल्पी को शो करते हैं डेल्टा एच और एच के बीच में ए लिख करके। ये किसका सिंबल है? ये सिंबल है एटमाइजेशन एंथैल्पी का। ओके, अब मान करके चलो Cl2 पहले से ही गैस है, तो क्या इसको एटमाइज करना पड़ेगा? बोलो। Cl2 गैस है, लेकिन क्या ये Cl अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम में प्रेजेंट है, या ये Cl2 ने Cl और Cl मिलकर मॉलिक्यूल बना रखा है? मॉलिक्यूल है ना, मतलब चाहे एक ही Cl का एटम सही, वो पास पास है ना, तो मेरे को इसको भी एटमाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये Cl2 गैसियस मॉलिक्यूल है, अपने एटम्स में तो नहीं प्रेजेंट ना, तो इसको हीट देना पड़ेगा, बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उससे क्या बोलूंगा? उसे मैं बोलूंगा इसकी एटमाइजेशन एंथैल्पी। तो फिलहाल मेरे को एटमाइजेशन एंथैल्पी को बहुत ज्यादा नहीं समझना, मेरे को सिर्फ इतना समझना है कि एटमाइजेशन एंथैल्पी मेटल्स के केस में क्या होती है, अपने सॉलिड स्टेट से उसे कौन से स्टेट में कन्वर्ट कर दूं, और इसके लिए हीट का रिक्वायरमेंट होती है। समझ गए बात? तो यहाँ ध्यान देना, आपको क्या लगता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका एटमाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी? अरे यार, जो लिक्विड में कन्वर्ट होने में ज्यादा एनर्जी ले रहा है वो गैसियस स्टेट में भी तो ज्यादा टाइम ले, ज्यादा एनर्जी लेगा। तो जैसा ग्राफ आपका उसका था ना, क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट का, वैसा सेम ग्राफ किसका होने वाला है? हाँ, किसका होने वाला है? एटमाइजेशन एंथैल्पी का। तो यहां ध्यान दो, ये रहा आपका एटॉमिक नंबर, और ये रहा आपका एटमाइजेशन एंथैल्पी। डेल ए एच ऐसे करके शो कर दूं कि एटमाइजेशन एंथैल्पी है। ये बात समझ में आई? अब चेक करना वो हमारा कैसा हो रहा था, वो कुछ ऐसा हो रहा था ना, ऐसा जा रहा था, ऐसा ऐसा कुछ ऐसा सा कर्व जा रहा था। मैक्सिमम वाला कौन सा एलिमेंट था अगर मैं 3D की बात करूं तो? क्रोमियम। अरे याद है मैक्सिमम कौन सा था? कर माउ, CrMo और W। और वो कौन से एलिमेंट थे जो थोड़ी सी एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहे थे? मैंगनीज और टेक्नीशियम। मंटक कौन कर रहा था? मंटक। आर ही नहीं कर रहा था। तो हमारा कर्व जो मेल्टिंग पॉइंट का आया था वो कैसा आ रहा था? काइंड ऑफ दिस आ रहा था। लेकिन जो आरी था वो ऐसा शो, अरे बोलो। तो एक चीज होती है कि संगत का असर, अगर आप खराब संगत में रहोगे ना तो आप लाख बढ़िया हो, आप भी एक टाइम पे क्या हो जाओगे? वैसे सही हो जाओगे। तो जैसे यहाँ पे CrMo और W ऐसे थे कि अपने अपने उसमें क्या शो कर रहे हैं? मैक्सिमम शो कर रहे हैं। उसके बाद मैंगनीज, टेक्नीशियम, और यहाँ पे आरी ने ऐसा कुछ शो नहीं किया। फिर फे, रू, ओस। तो Mn और Tc का इनसे ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन कम हो गया ना,
आर ई का ऐसा कोई एक्सेप्शनल बिहेवियर नहीं है, लेकिन संगत का असर अभी बस आपको याद रखना है, एटमाइजेशन एंथैल्पी ने इसने भी वही ड्रामा चालू कर दिया कि भाई मैं तो ऐसा कम शो करूंगा। ये समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? बोलो। तो यहाँ पे कौन कौन वो डिप शो कर रहा है? आर ई ने भी वो डिप शो करना चालू कर दिया। तो यहाँ पे एक्सेप्शनल बिहेवियर कौन दे रहा है बच्चों? यहाँ पे एक्सेप्शनल बिहेवियर दे रहा है मन टक रे। क्यों यहाँ पे मन टक रे बिहेवियर ऐसा दिखा रहा है? वही संगत का असर, पहले आरी शरीफ था, अब आरी भी क्या कर रहा है? बदमाशी। ये बात समझ गए? इसे फटाफट लिखो, ये आपका एटमाइजेशन एंथैल्पी क्लियर। तो अगर मैं बात करूं ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, एटमाइजेशन एंथैल्पी पहले इंक्रीज होती है जैसा मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा था, फिर डिक्रीज होती है, उसमें मन टकरे क्या कर रहा है? एक्सेप्शनल बिहेवियर। तो आप यहां लिखोगे एटमाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट increases then decreases when we move from left to right in a period. इज दैट क्लियर? ये पहला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या है? जैसा कि आप देख रहे हो 3D सीरीज का 3D सीरीज का कम है, 4D सीरीज का कंपैरेटिवली ज्यादा है एटमाइजेशन एंथैल्पी, और 5D सीरीज का और। तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम क्या आ रहा है? बोलो बच्चों। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम T to B एटमाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। ओके, इसे फटाफट लिख लो, ये वाला खत्म हो गया। ये आपको समझ में आया नहीं आया? ठीक है, देखो। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या? एटॉमिक साइज। थर्ड ट्रेंड है हमारा एटॉमिक साइज। अभी एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो ये वाला समझना। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, बहुत छोटी सी कहानी है, यहाँ ध्यान दो। बहुत एक्चुअल कहानी है, नकली कहानी नहीं है, मैं एग्जैक्ट कहानी बता रहा हूं। मान लो ये मेरे परदादा है। कौन है मेरे? परदादा। परदादा का मतलब होता है ग्रेट ग्रैंडफादर। हाँ, पापा के पापा नहीं, पापा के पापा हुए दादाजी, दादाजी के पापा। हाँ, पापा के पापा के पापा, समझ गए? तो ये इनको बोलते हैं ग्रेट ग्रैंडफादर। अरे क्या बोलते हैं यार, मुझे नहीं पता। ठीक है, मैंने तो बस ग्रैंडफादर सुना था, ग्रेट इनके आगे लगा दिया। ठीक है भाई। अब इनके मान लो कुछ बच्चे हुए, ठीक है, 7 हो गए, 7 मेरे घर की कहानी है। 4 5 6 7। अब ये जो 7 हुए हैं, ठीक है, इन 7 के फर्दर बच्चे होंगे। देखो भाई, एक ने 7 और ये 7 ने फ्यूचर में भाई साहब 30 खड़े कर दिए। ऐसे खानदान बनता है, तो यहाँ ध्यान देना। तो ये ग्रेट ग्रैंडफादर है, और ये सारे ही मेरे क्या है? ये सारे ग्रैंडफादर है। सारे क्या है ये? आप कॉन्सेप्ट पे स्ट्रिक्ट रहना एकदम। मैं पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो ग्रेट ग्रैंडफादर, ये ग्रैंडफादर, और इनके आगे जो भी बच्चे हैं, अब इनका मैं डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, नहीं, ये टोटल 30 हैं, 7 ने मिलके 30। और अब इनके भी आगे फ्यूचर में बच्चे होंगे, तो जो भी है आप ये समझना, ये 4 जनरेशन है, ये और ये। इनकी जिम्मेदारी थी इनको पालना, फिर इनकी जिम्मेदारी थी इस वाली पीढ़ी को पालना, मतलब ये वाली जो जनरेशन है, फिर इनकी जिम्मेदारी थी आगे वालों का ध्यान रखना। ठीक है, मान लो इन्होंने इनका ध्यान रखा, इन्होंने इनका ध्यान रखा, अगर ये वाले इनका ध्यान नहीं रखेंगे सपोज, तो इनकी जिम्मेदारी किस पे आएगी? अबे नहीं, जैसे मान करके चलो, इनको इन्होंने
मतलब इन्होंने इन सबों को देखा, बच्चे थे ना, फिर इनके जो बच्चे हुए उन्होंने अपने बच्चों को देखा, फिर इनके जो बच्चे होंगे उनको किसे देखना चाहिए, इनको ही देखना चाहिए ना। लेकिन मान लो अगर इन्होंने नहीं देखा तो जिम्मेदारी किस पे आएगी, इन पे आएगी ना। तो ये यूं बोलेंगे नहीं सूसरे तुम हो तो गए, तुमने आगे कर भी दिए, अब सूसरे तुम उनका ध्यान क्यों नहीं रखते। अगर ये इनकी जिम्मेदारी ना ले तो इनकी जिम्मेदारी सीधा किस पे पहुंचेगी, इन पे पहुंचेगी ना। तो ये दुखी होंगे खुश होंगे, दुखी होंगे ना कि भैया अब हमारी उम्र इनके साथ नॉर्मल खेलने की है, तो उन्हें सोच रहा है इनको भी पालने के लिए छोड़ दिया हमारे ऊपर ही। समझे बात या नहीं समझे। तो ये बात समझना। इस चीज को मैं ऑर्बिटल्स के पास ले आता हूं, किसके पास, ऑर्बिटल्स। तो जब मैं बात करता हूं ना ऑर्बिटल्स की, आप थोड़ा कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, कुछ लिखना नहीं, क्योंकि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ना जल्दी से समझ नहीं आता। इस चीज को लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला ऑर्बिटल होता है एस ऑर्बिटल, फिर आता है पी ऑर्बिटल, फिर आता है डी, फिर आता है एफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल एक ही टाइप का होता है, एस ऑर्बिटल का एक बॉक्स बनाते हैं ना, एक टाइप का। पी ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं, 3 डिफरेंट टाइप्स के पी ऑर्बिटल होते हैं। और डी ऑर्बिटल सिमिलरली कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप्स के, 1 2 3 4 5, है ना, 5 टाइप्स के होते हैं। इसके बाद एफ ऑर्बिटल कितने टाइप्स के होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 टाइप्स के। समझिए बात। अब तो जो एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होता है ना, एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड होता है। अरे कुछ माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को ना बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि बच्चा बोले ना मैं पहाड़ों में घूमने जाऊं दोस्तों के साथ, तो वो साफ कहते हैं ना जी ना, इकलौता है, मरमुरा गया तो भाई ऐसा प्यार प्यार रहेगा या तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वो हो जाएगा कि यार ये क्या मतलब है, बाकी सबके तो बच्चे बच्चे जा रहे हैं घूमने, ये प्यार तुम्हें अच्छा लगेगा, दिमाग खराब करेगा, ये दिमाग खराब करेगा, इतना नहीं चाहिए भाई। तो मेरी बात सुनना छोटी सी, एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इतने अट्रैक्टेड होते हैं अपने ऑर्बिटल से कि वो जल्दी से बाहर नहीं निकल सकते। Whereas p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन थोड़े कम अट्रैक्टेड होते हैं, डी ऑर्बिटल के और कम, एफ ऑर्बिटल के इसके इलेक्ट्रॉन तो दूसरे ऐसे हैं, उठा और ले जा, ले जा। जैसे कईयों के होते हैं ना 12-13 बच्चे हैं, भूल गया भैंस के, वो 12 थे कि 13 थे 4 गाय में पता ही नहीं लग रहा, अरे यो 10 भी ज्यादा, इन्हें भी ले जाओ समझिए बात, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स है ना कि इसके इलेक्ट्रॉन अपने आप से संभल ही नहीं रहे। समझ गए बात। देखो एग्जैक्टली ऐसी बात है नहीं, लेकिन रिजल्ट यही देती है कि एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं होते। अब यहां ध्यान देना, ये है मान लो न्यूक्लियस, कौन है ये, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और उसके बाहर के शेल है, एल शेल है, एम शेल है और यहाँ पे एन शेल है। के शेल के अंदर सिर्फ 1s ऑर्बिटल है, सिर्फ कौन सा है, और एल शेल के अंदर कौन है, 2s और 2p, फिर कौन है 3s 3p 3d, फिर कौन है 4s 4p 4d 4f। अगर s sp spd spdf इनमें इलेक्ट्रॉन भरे होंगे तो उनके नाम के प्रोटॉन्स भी तो भरे होंगे। अरे बोलो, क्योंकि एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो प्रोटॉन भी भरे होंगे। वो सारे प्रोटॉन सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस पे लगाएंगे, 1s के इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि 1s सबसे ज्यादा क्या है, पास। फिर जब ये थोड़ी सी अट्रैक्शन छोड़ेगा तो वो अट्रैक्शन आगे कहां पहुंचेगी, 2s पे, और 2s और 2p में से भी किसको ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, 2s के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, 2p वालों को थोड़ा। फिर आगे 3s 3p 3d पे पहुंचा तो 3s 3p 3d में से सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड कौन होगा, 3s। बोलो भाई, 3s सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम कौन होगा, 3p, फिर सबसे कम कौन होगा, समझ गए। फिर उसके बाहर जाएंगे, सबसे ज्यादा कौन अट्रैक्टेड होगा। अरे बोलो, अगर मैं 4s और 1s में से पूछूं कौन ज्यादा अट्रैक्टेड है, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। तो 4s अट्रैक्टेड होगा, 4p कम होगा, 4d और कम होगा और 4f
भाई ऐसा है कि तुम अपनी अट्रैक्शन मेरे वाले इलेक्ट्रॉन पे तो रहने ही दो, मेरे वालों पे मेरे को नहीं रखना इन इलेक्ट्रॉन्स को। भाई तुझे लेके जाना है, ले जा, कमी है इलेक्ट्रॉन की, एफ के इलेक्ट्रॉन, यू मारे इलेक्ट्रॉन, ले जा, फेंक दे भैंस की उस नाले में, मेरे को नहीं चाहिए ये। तो तेरे नाम के प्रोटॉन्स तो थे ना यहाँ पे, अरे थोड़ा अट्रैक्शन इन्होंने शील्ड किया, आगे कम पहुंचा, फिर इन्होंने थोड़ा थोड़ा शील्ड किया, अट्रैक्शन आगे कम पहुंचा, फिर थोड़ा शील्ड किया आगे और कम पहुंचेगा ना। तो बाहर अगर तेरे पास 5s है, 5p है, 5d है और 5f है, तो चेक करके देखना 4f के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड होने चाहिए थे, लेकिन क्या वो थोड़ी सी भी अट्रैक्शन को रोकेगा अपने पास? सारे कहां चले जाएंगे अट्रैक्शन, जो इस पे लगनी चाहिए थी थोड़ी बहुत, वो कहां चली जाएगी? आगे चली जाएगी। तो आगे अगर थोड़ी सी कम पहुंचनी चाहिए थी तो क्या उतनी कम पहुंचेगी या उससे थोड़ी सी ज्यादा ही पहुंच रही होगी? ये बात समझ आई कि नहीं आई? अरे बोलो, देखो भाई सिंपल सी बात है, यू मैं मतलब यू दादाजी कह रहे हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर कह रहे हैं कि मैंने पाले अपने बच्चे, अब यू बच्चे मेरे को आराम देंगे? देंगे नहीं देंगे? फिर इन्होंने पाले अपने बच्चे, अब यू बच्चे इन्हें आराम देंगे? लेकिन इन्होंने तो और बच्चे दे दिए। अब भैंस की पूछ संभाल तुम, अब तुम ही संभालो। तो यू खुश होएगा या रोएंगे? अब ये यूं ही मतलब क्या मैं ज्यादा बोलूं, तुम समझ ही पा रहे होगे, यूं सोच रहे होंगे तुम क्यों ही आए, ना होते तुम, ना होते ये, ना मेरे को ये इतना काम करना पड़ता। समझिए बात, छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात। अगर 4f के इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, अगर तेरे को अट्रैक्टेड नहीं रहना था तो तेरे इलेक्ट्रॉन होने ही नहीं चाहिए थे। अगर तेरे इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो तेरे नाम के प्रोटॉन भी, ये थोड़ा अट्रैक्ट होता आगे कम पहुंचता, ये थोड़े अट्रैक्ट होते आगे और कम पहुंचते, ये अट्रैक्ट होते आगे और कम पहुंचते, ये अट्रैक्ट होते आगे और कम पहुंचता। लेकिन तेरे आने से क्या हुआ? तेरे आने से तेरे नाम का प्रोटॉन तो बढ़ा ना, और उस बढ़े हुए प्रोटॉन की अट्रैक्शन तेरे को शील्ड करनी चाहिए थी ना, तूने तो करी नहीं। तो यहां जितनी पहुंचनी चाहिए थी उससे कम पहुंचेगी या ज्यादा पहुंचेगी? ज्यादा पहुंचेगी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे आर अवे फ्रॉम द फोर्थ शेल। फोर्थ शेल से दूर है तो कम अट्रैक्शन पहुंचनी चाहिए थी ना, ज्यादा क्यों पहुंची? क्योंकि ये बदतमीज 4f के इलेक्ट्रॉन्स, वो अट्रैक्शन जो यहां पहुंच रही थी तुम्हें रोकना चाहिए था अपने पास, तुमने सारी कहां भेज दी? अरे क्यों? यही बात समझ है? यही बात समझ? नहीं नहीं नहीं, मैं सब भूल जा। मैं कह रहा हूं 4f के अगर इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड रहते तो आगे अट्रैक्शन कम पहुंचती ना, लेकिन क्या ये अट्रैक्टेड रहे? तो इनके नाम की अट्रैक्शन कहां पहुंची? 5s पे, 5p पे, 5d पे। तो ये थोड़े ज्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे जितने रहने चाहिए थे, या कम अट्रैक्टेड रहेंगे? ज्यादा। ये बात समझ गए? अरे बोलो बस, ये बात सच्ची में समझ गए ना? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 80% डन। अब ये समझाता हूं कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या, जो हम एटॉमिक साइज का इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। ये सब समझने के बाद अब मैं समझाऊंगा आपको लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है। तो ये वाली बात सुनो, जो मेरी सीरीज होती है 3D सीरीज कहां से है? सक टीव कर्मन फेकोनिकुजन आगे है, एससी के नीचे क्या है? सेकंड ईयर लाएंगे एसी, फिर टीआई के नीचे क्या है? टीजर हाफ, और इसके नीचे पता नहीं क्या है, इसके आगे क्या है? वो नोबिता, फिर ये क्या है? करमाऊ। ये सब याद हो जाएंगे एक दिन, मन टकरे, फेरुओस, ऐसे सब है ना, ये याद हो जाएंगे एक टाइम पे। तो स्कैंडियम 21 है, टाइटेनियम 22 है, यूट्रियम कितना था? 30। अरे पीछे चेक कर, यूट्रियम लिखा, एससी के नीचे यूट्रियम कितना लिखा? 39। तो ये ZR कितना हुआ? 40। अब LA पे कितना लिखा है? 57। और HF पे कितना लिखा है? 72। व्हाट द हेल इज दिस? तो बीच में क्या है?
बीच में आपके वो एलिमेंट्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में फिल होते हैं। चेक करके देख, स्कैंडियम और टाइटेनियम पास दिख रहे हैं, पास हैं भी, ये पास दिख रहे हैं, पास हैं भी, लेकिन ये पास दिख रहे हैं, लेकिन इनके बीच में 14 एफ एलिमेंट्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में फिल होते हैं। अब मेरी बात सुनना, जिसे कहते हैं असली क्लाइमैक्स। तो क्या हुआ ये बीच में आए तो, जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आ जाता है ना, तो वो तीसरा उस बीच में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मन में आ चुका है, तो तुम्हारा मन इसके साथ लगेगा ही नहीं, क्योंकि बीच में तो तीसरा है ना। नहीं आई बात समझ? अरे बोलो। तो वही है, ये निकाल के तो तुमने नीचे अलग सीरीज बना दी। अरे बोलो। लेकिन ये बात तो सच है ना, 257 में 72 पास कर दे तो क्या हुआ? ये बात समझ? अरे बोलो भाई, ये बात क्लियर? तो अब मेरी बात सुनना, स्कैंडियम था 3D सीरीज एलिमेंट। अरे ये पूरी सीरीज क्या थी? 3D सीरीज। ये पूरी क्या थी? 4D सीरीज। और ये पूरी क्या थी? 5D सीरीज। थी कि नहीं थी? बिल्कुल थी। अब यहां ध्यान दे, जब तू 3D से 4D में जाएगा तो एक शेल इंक्रीज हुई कि नहीं हुई? अरे 3D से 4D में गए तो एक शेल इंक्रीज हुई। बता साइज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। हमने एक्सपेक्ट किया इतना बढ़ना चाहिए था और बढ़ा भी। फिर 4D से 5D गए, एलए पर साइज एक्सपेक्ट किया था बढ़ना चाहिए, बढ़ा भी, बिल्कुल बढ़ा। 3D से 4D साइज बढ़ा, 4D से 5D, अरे एक एक शेल बढ़ रही है तो साइज नहीं बढ़ेगा क्या? लेकिन यहां क्या हुआ, टाइटेनियम से ZR गए, मतलब 3D से 4D गए, मैंने सोचा साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ा। फिर जब मैं 4D से 5D गया तो मैंने सोचा साइज बढ़ेगा। लेकिन यहां से जब मैं 5D में गया तो उससे पहले बताओ 4F भर चुका था कि नहीं भर चुका था? अरे यार 3D और 4D के बीच में 4F नहीं भरा था, क्योंकि चेक करना 3D और 4D के बीच में भी 4F कहां आए हैं। लेकिन जब मैं 4D से 5D में गया तो यट्रियम से LA के, अरे LA के बाद भरे ना 4F, तो यहां थोड़े बड़े, तो यहां साइज इंक्रीज हुआ। लेकिन यहां से यहां में साइज इंक्रीज हुआ और यहां से यहां आने में साइज इंक्रीज उतना नहीं हुआ जितना 5D होना चाहिए था एक शेल बढ़ने के कारण। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब 5D इन वाले एलिमेंट्स का भरा तो उससे पहले कौन भर चुका था? और 4F के नाम के प्रोटॉन्स भी भरे रहे होंगे, तो तेरी अट्रैक्शन तुझे शील्ड करनी चाहिए थी ना, ताकि आगे मेरे पास कम पहुंचती और मैं मस्त आगे रह पाता। लेकिन मेरे पास ज्यादा पहुंची अट्रैक्शन या कम? थोड़ी सी। और वो ससुरी इतनी ज्यादा पहुंची ना कि जितना साइज 4th शेल का होता है ना, उतना ही साइज 5th शेल का भी था। तो तू बता 5th शेल वाले कंपैरेटिवली छोटे हुए जितने होने चाहिए थे या बड़े हुए? कंपैरेटिवली छोटे। नहीं आई बात समझ? देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, रिलेट नहीं करेगा शायद कर जाए। जब मैं महीने के 70,000 रुपए कमाता था तो 30,000 रुपए में घर चला लेता था, मेरे पास 40 बच गए, मेरी सेविंग, क्योंकि मुझे लगता था मैं गरीब हूं। फिर मेरी तनख्वाह ऐसा कुछ हुआ कि मैं 2 लाख रुपए कमाने लग गया। ये 70 के 30 के में मैंने खर्चा चलाया महीने का, ठीक है, 40 के मैंने सेव कर लिए। फिर मेरी हो गई 200 के, मतलब मेरे को 2 लाख रुपए सैलरी हो गई। भैंस की बोझ, मेरे से रईस कोई आदमी नहीं, अब मेरा खर्चा 2.5 लाख रुपया महीने का। यूं कैसे? क्योंकि लोगों को लगा रईस हो गया है, मैंने किसी से पैसे मांगे, उन्हें दे भी दिए, उन्हें लग रहा था मैं रईस हूं, लेकिन मैं तो हर महीने मांगने लग गया। अब वो देंगे हर महीने? तो जितने महीने उन्होंने मेरे को दिए उतने से मैंने 2.5 लाख रुपए मस्त खर्चे हर महीने। 2 आते थे, 2.5 खर्चता था। तो अब बता भी मैं रईस हुआ? अब मैं उल्टा कर्जदार हो चुका हूं, हर महीने 50,000 रुपए के घाटे में हूं। नहीं आई बात समझ? यार मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये कितनी समझ में आ रही है। जब आप पे पैसा नहीं होता ना, आपको बैंक लोन नहीं देता, लेकिन जब आप पे पैसा होता है ना इतना सारा, तो बैंक लोन देता इतना सारा। फिर तुम कह दो मेरे पे नहीं भरा जा रहा, कि मैं हूं विजय माल्या, मेरे से नहीं भरा जा रहा, अब पाड़ ले जो पाड़ना मेरा। समझ रहा बात को?
तो कोई नहीं भैया, अभी जब मान लिया का ही पाड़ेंगे, तू एक काम कर, बैंक को बैंकरप्ट घोषित कर दे जी, आप लोगों का पैसा डूब गया, का तेल लेने जाओ। मान लिया जी, आप बताओ वो और कौन सी कंपनी खड़ी करनी है, सीबीआई डूबा, एसबीआई आ गया, नया बैंक लिया भाई। समझ रहे हो बात को? तो ये जब गरीब था, इसे ना कोई उधार देता था, ये सोचता था मैं ही कमाऊंगा और मैं ही बचाऊंगा। लेकिन जब ये रईस हुआ ना, तो लोगों ने कहा अरे रईस पार्टी है, कभी 10-20 हजार की जरूरत हो तो कोई नहीं आ रहा, ले लिया यार, तेरे से तो कभी वापस आ जाएंगे। वो तो आए नहीं कभी पैसे वापिस, नहीं आई बात समझ? तो इस वाली सिचुएशन को रिलेट करना थोड़ा सा, तो वही चीज है कि तेरी 3D से 4D शेल बढ़ी ना, साइज बढ़ना चाहिए था, बढ़ा। 4D से 5D में साइज बढ़ना चाहिए था, साइज बढ़ा। किसके लिए? SC से Y, Y से LA, क्योंकि LA से पहले थोड़े आए हैं कोई 14F इलेक्ट्रॉन्स। वो F किसके बाद आए? LA के बाद जो D आया है ना HF वाला, उससे पहले 14F इलेक्ट्रॉन्स भर चुके हैं। तो तेरे से ZR, टाइटेनियम से ZR ज़िरकोनियम आने में साइज बढ़ा 3D से, लेकिन 4D से 5D आने में साइज, क्योंकि उससे पहले 14F इलेक्ट्रॉन्स भर चुके हैं। ले ले लड्डू भैंस की पूंछ। अब जो तेरे 4F इलेक्ट्रॉन्स भर चुके हैं, तेरे नाम पे प्रोटॉन भी भरे होंगे, इनने लगाया अट्रैक्शन इस पे, ओहो क्रैश कर गया, सारा आगे पहुंच गया। तो सारा अट्रैक्शन किस पे लगेगा? 5D वाले और इलेक्ट्रॉन्स पे। और ये बेचारे जितनी इन पे कम पहुंचना चाहिए था, इन पे पहुंचा थोड़ा सा। इसका एक आपको सच्ची सच्ची का वो बताऊं, क्या बोलते हैं, 3D से बड़ा 4D, तो 4D से स्लाइटली ज्यादा ही बड़े होने चाहिए ना 5D। अरे थोड़ा पास चला जाएगा शैल, झूठ नहीं बोल रहा भाई। तुम्हें यूं लग रहा है टाइटेनियम से बड़ा ZR, और ZR से थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन HF बड़ा होना चाहिए। एक्चुअल साइज HF का ZR से भी छोटा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। क्या ये वाली कहानी आपको समझ आ रही है? 70 कमाया, 30 खर्चा, 40 बचाया। लेकिन लोगों की ये भी कंडीशन है, 2 लाख कमाया, 2.5 लाख खर्चा, 50 हजार के नुकसान में। मैंने एक महीना दोस्त से 50 हजार मांगा, उसने दे दिया, क्योंकि वो 2 लाख कमाता था, उसने दे दिया 50 हजार। अगले महीने भी मांगा, दे दिया, ले ले भाई। और तीसरे महीने वो बंदा देगा, कहेगा अबे ऐसा क्या कर रहा है तू, पूरे जिले को खिला रहा है क्या खाना, बोलो। अब नहीं देगा कोई। तो अभी अगर 2 महीने 50 हजार मिल गया तो हो गया ना लाख का खर्चा, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि तू 2 लाख रुपए कमा रहा था। समझिए बात? तो यहाँ पे वही है, तेरी शेल 3D से 4D हुई, साइज बढ़ा। 4D से 5D जब तुम यहां आए तो साइज क्यों नहीं बढ़ा? अरे मेरे से पहले 14F इलेक्ट्रॉन्स थे, उन्होंने शील्ड नहीं किया, उनकी गलती मेरे ऊपर हावी पड़ गई। नहीं आई बात समझ? यही तो इन दादाओं का खेल था। इन्होंने इनको संभाला, फिर इन्होंने इनको संभाला, अब यू आगे वालों को नहीं संभाल रहे, तो सारी दिक्कत किस पे पड़ी? समझे? तो वही चीज है कि ये 14F इलेक्ट्रॉन्स लैंथेनम के बाद आ रहे हैं ना, तो तेरे आने की वजह से यहां से यहां मूव करने पर साइज नहीं बढ़ा, तो मेरे साइज में, HF के साइज में जो कॉन्ट्रैक्शन आई है ना, मेरे को तो बड़ा होना चाहिए था 5D के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं 4D के बराबर क्यों रह गया सिमट के? क्योंकि तुम जो लैंथेनॉइड्स एलिमेंट हो, तुम्हारी वजह से मैं कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लैंथेनॉइड। कहा जाए तो बहुत सिंपल, when you move from 3D to 4D, size increases because number of shell is increasing. 4D to 5D size should be increase, अरे increase होना चाहिए, should increase, लेकिन क्यों increase नहीं हो रहा? तेरी वजह से सूसरे, सिर्फ तेरी वजह से। या तू है तो अपना शील्डिंग करता, और अगर शील्डिंग नहीं करता तो सूसरे मर जाना जाके कहीं, अपने इलेक्ट्रॉन को भी ले जा। यही बात समझ? नहीं जी, मैं हूं भी और मैं शील्ड भी नहीं करूंगा, कर ले जो करना है। कहता क्या कर ले, अब मेरा साइज छोटा हो गया। समझे कि नहीं समझे? ये बात सच्ची में समझ आई? आप इसको एज इट इज लिखेंगे फटाफट। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं कि हमने अभी तक सीखा क्या, हम जब 3D से 4D मूव कर रहे हैं तो साइज बढ़ा है, लेकिन 4D से 5D में साइज बढ़ा नहीं। और ये सच बात भी है कि 4D और 5D का साइज ना सेम होता है, और उस सेम होने के पीछे क्या राज है कि ये जो 4F के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन थे, अगर तुम दूसरे नहीं आए होते
तो इनका भी साइज बढ़ता ना, यही बात समझे। अरे बोलो, क्या ध्यान देना। द फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल, 4f ऑर्बिटल किसके पहले भरा है, 4d 3d या 5d, 5d से पहले भरा है, 4d और 3d से पहले तो ये भरा ही नहीं, समझ गए। द फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल बिफोर 5d ऑर्बिटल रिजल्ट्स इन रेगुलर डिक्रीज, चेक करके देख ले भैया, ऊपर से नीचे इंक्रीज होना चाहिए था, हुआ, फिर यहां से यहां नीचे जाओ तो भी इंक्रीज होना चाहिए था, इंक्रीज हुआ नहीं, भैंस की पूछ, डिक्रीज हो गया। अरे जितना हमने सोचा था इंक्रीज होना चाहिए था उससे काफी डिक्रीज हो गया ना। So the filling of 4f orbital before 5d orbital results in regular decrease in atomic radii. अरे एटम का रेडियाई में डिक्रीज हुआ, this is called lanthanide contraction. अभी lanthanide contraction क्या कर रहा है, which essentially compensates। अब तेरे आने से हुआ क्या, तेरे आने से हुआ कि जो साइज इंक्रीज होना चाहिए था वो, तो ये जो नीचे आके डिक्रीज हुआ है ये किसने किया है, 4f के इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ने। तो विच एसेंशियली कंपनसेट्स फॉर द एक्सपेक्टेड इंक्रीज, जो मैंने सोचा था इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन उस एक्सपेक्टेड इंक्रीज को क्या कर दिया, डिक्रीज। नहीं आई बात समझ, विच एसेंशियली कंपनसेट्स फॉर द एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, क्योंकि नीचे आते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। अब इस बात का नेट रिजल्ट क्या है, नेट रिजल्ट ये है 3D से बड़े हैं 4D, लेकिन 4D से तकरीबन बराबर ही है 5D। वाह भाई वाह, शेल तो बड़ी, साइज नहीं बढ़ा, क्या हो गया, अरे यू 4f आ गए, समझ गए, ये मनूस 4f आ गए। तो यहां ध्यान देना, द नेट रिजल्ट ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज दैट 4D and 5D सीरीज एलिमेंट्स हैव सिमिलर एटॉमिक, सिमिलर क्यों बोल रहे हैं, सेम क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि बहुत हल्के फुल्के का फर्क है, और कह लो ना के बराबर फर्क है, यही बात समझ। अरे बोलो है, हाँ। तो 4D और 5D, और पता है 4D और 5D का बराबर साइज होने का क्या नतीजा है, कि 4D सीरीज के जो एलिमेंट की जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत सारी मैच खाती है 5D वालों से। अरे सेम ग्रुप के हैं तो मैच तो खानी चाहिए, जितनी खानी चाहिए थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होना चाहिए ना जी ना, सब मैच खा रहा है, और तकरीबन 90% मैच ही खा रहा है। अरे 70% मैच खाता, 60% मैच खाता, ये क्या भैंस की पूछ, तू रेप्लिका हो गया उसी की, समझ गए, नहीं आई बात समझ। तो दिस वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एटॉमिक साइज। तो अब बताओ, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, increases on moving 3D to, but do not increases on moving from 4D to, why, simple सा answer, lanthanide contraction। what is the basic, basic क्या बोलेंगे, cause या actual cause कि lanthanide contraction हो रहा है, पुअर शील्डिंग, जो एफ की शील्डिंग है वो कैसी है, अरे अट्रैक्शन को शील्ड कर रहा है नहीं कर रहा, तो कॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, तो बेटा यहां लिख दे इंग्लिश में, कॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है बेटा, पुअर शील्डिंग ऑफ, पुअर शील्डिंग ऑफ व्हाट गाइज, अरे बोलो, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, इज दैट क्लियर, अरे बोलते क्यों नहीं, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल, इज दैट क्लियर। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, अगर यहां तक समझ आया तो अब हम नेक्स्ट ट्रेंड पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। आज हमने क्या पढ़ा, एटमाइजेशन, एंथैल्पी और एटॉमिक साइज। यहां तक समझ आए तो चेयर्स करो, ठीक है, बाकी मिलेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय टाटा।